कहाँ चलो 2024 के आरजेएस के सफल अभ्यर्थियों की स्वागत की कड़ी में आज हमारे बीच राघवेंद्र दादिच जो 18th रैंक से वो सेलेक्ट हुए, वो हमारे बीच में वो आए। राघवेंद्र के बारे में कुछ शॉर्ट में बता दें आप लोगों को। होम डिस्ट्रिक्ट इनका सीकर है और एलएलबी इन्होंने अमेठी यूनिवर्सिटी गुड़गांव से 2018 से 2023 में कंप्लीट की। एलएलएम अभी इनका रनिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और मीडियम इंग्लिश है इनका। आरजेएस का फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका। केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान में इन्होंने 2 प्रोग्राम लिए, एक तो जेएलओ इंटरव्यू की क्लासेस ली और उसके बाद आरजेएस इंटरव्यू गाइडेंस क्लास और मॉक इंटरव्यूज़ दिए और अल्टीमेटली अपनी मेहनत और ईश्वरीय कृपा से जो है अच्छी रैंक से वो सफल हुए इस परीक्षा के अंदर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। अब मैं बिना ज़्यादा आप लोगों का समय लिए जो है राघवेंद्र दादिच को स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी सफलता यात्रा के बारे में जो है वो आप स्टूडेंट्स को बताएं, मोटिवेट करें और किस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक किया है वो राघवेंद्र ने। इधर से आ जाए। सबसे पहले तो ये मुकाम हासिल करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यस, राघवेंद्र अपनी सफलता यात्रा के बारे में बताएंगे और इस कोचिंग संस्थान से उनको क्या मार्गदर्शन प्राप्त किया और वास्तव में उससे क्या फ़ायदा हुआ उसके बारे में भी बताएंगे। आइए राघवेंद्र। सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाया और बोलने। कुछ बड़े कोइंसिडेंसेस रहे कि जेएलओ का जब इंटरव्यू का कॉल आया तो मुझे समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। मैं तो कॉलेज से पास आउट हुआ था और उसके 4-5 महीने बाद ये सब कुछ बड़ा होने वाला था। तो सर की जो कोचिंग है वहाँ बेसमेंट में चलती थी, तो मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पे मैंने सर के वो मॉक इंटरव्यू दिया तो सर ने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिनके जवाब मेरे पास थे ही नहीं। सर ने पूछा बताओ इस पद पे कौन है, बोला नहीं पता। सर ने 15-20 मिनट तक मेरे को कम से कम भी 30-40 लोगों के नाम पूछे, मेरे को आया ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा डर गया कि क्या होगा। फिर मैं घर गया, घर जाके मैंने सबसे पहले वही याद किया और फिर जब हम आरपीएससी के अंदर गए तो सर का इंटरव्यू मेरे साथ ही था। मेरा पहले नंबर पे था, सर का 6वें या 4थे नंबर के ऊपर था। तो उस टाइम मैं सर से मिला और फिर आरजेएस के लिए मैंने प्रिपरेशन खुद से ही की। घर पे था मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कर लूँगा या तो। अब वो और कॉन्फिडेंस था कि खुद पे कॉन्फिडेंस था पता नहीं, लेकिन मैं सोचा कि घर पे ही कर लेंगे जो भी है। तो दांता रामगढ़ मेरा गांव है, मैं वहीं पे पढ़ता था। लेकिन इंटरव्यू के लिए मुझे लगा कि शायद 3 जो सामने आपके सामने बड़े व्यक्ति बैठे हैं उनके सामने आपको किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से बैठना चाहिए, क्या वॉल्यूम होना चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए। क्योंकि अपन सब डर जाते हैं। ऐसे तो अपन खूब बोलते हैं, स्नैपचैट चला लेंगे, इंस्टाग्राम चला लेंगे, खूब अलग अलग मुंह बना लेंगे। लेकिन जब उन 3 व्यक्तियों के सामने आप उस कमरे में जाते हो तो आप सोचते हो कि कहाँ आ गए अपन। और जब इंटरव्यू के रूम के बाहर बैठते हैं, क्योंकि एक अंदर चल रहा होता है, एक को बाहर बैठा देते हैं, वो 20 मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे खतरनाक 20 मिनट होते हैं, इतना मुझे पता चला। तो वो सर ने जिस दिन जो पहला इंटरव्यू मैंने जेएलओ का यहाँ पे मॉक दिया था, उससे मुझे जो एकदम मैं डरा, वो डर मुझे आरपीएससी के मेन इंटरव्यू में काम आया। मैंने बोला यार उससे ज़्यादा बुरा अब क्या ही होगा। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। आरजेएस का जब इंटरव्यू के टाइम आया, 1 अक्टूबर को हमारा मेंस का रिज़ल्ट आया, तो था कि भाई अब 17 को इंटरव्यू है। उसी दिन शाम को मेरे डेंगू हो गया, तो मैं 15 दिन बेड रेस्ट पे था। लेकिन सर ऑनलाइन क्लास लेते थे और जो हिंदी वाले सर हैं, सिंगल सर, वो क्लास लेते थे। तो मैं सुबह 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे क्लास चालू होती थी, तो उसको चुपचाप सुनता था आंख बंद करके। याद हुआ नहीं हुआ पता नहीं। केडी सर तो लॉ पढ़ाते थे तो समझ में आ जाता था कि ठीक है। हिंदी वाले सर की पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी लगी मुझे। वो एकदम अपना छोटा बच्चा समझ के पढ़ाते थे। तो मेरे मम्मी पापा पूछते थे कि यार ये सर ऐसे थोड़ा अलग तरीके से नहीं पढ़ा रहे क्या तेरे को। क्योंकि
लाउड स्पीकर पे फ़ोन होता था, इतनी मेरी हिम्मत थी। तो मैं बोला देखो पढ़ा रहा है, कम से कम सुनने में आ रहा है, क्योंकि वो बोलते थे ए लड़की ए। और मेरे माता पिता दोनों टीचर है, तो उनको थोड़ा अलग लगता था कि यार हम नहीं कर पा रहे, ये टीचर कर ले रहा है। तो लेकिन उनकी क्लासेस से मुझे ये था कि राजस्थान का जीके कुछ ना कुछ तो दिमाग में फीड हो ही जाएगा, क्योंकि डेंगू में जब आपकी प्लेट्स 30,000 हो जाए ना, तो आपको कुछ याद नहीं होता। लेकिन उन सर की ऐसी ऐसी बातें वो दिमाग में एकदम फीड हो गई। हिंडौन सिटी की उन्होंने इतनी बात बोली, मैं हूँ नहीं हिंडौन सिटी का, लेकिन मुझे ज़्यादा पता चल गया कि क्या होता है हिंडौन सिटी में। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा कोचिंग क्लासेस से सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस का रहा है, तो पहले मैं उसका इतना बता सकता हूँ कि जब आप उसको ज्वाइन करते हो आपको चीज़ें आती है, लेकिन अपने अंदर एक इनर्शिया होता है कि नहीं यार कुछ तो कमी रह जाएगी, कुछ तो कमी रह जाएगी, और वो फाइनल स्टेप होता है। प्री तो पहला उसमें नहीं हुए तो बाहर ख़त्म बात। लेकिन इंटरव्यू में जाके आपको जब बुरा लगता है, क्योंकि मुझे 2 बार बुरा लगा पिछले 1 साल में। पहले मैंने जेएलओ का इंटरव्यू दिया, उसमें मैं फेल हो गया। फिर मैं सीबीआई का जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होता है, यूपीएससी करवाता है, उसके अंदर सिर्फ 3 ही पोस्ट थी जनरल की, उसमें भी मैं इंटरव्यू दे के आया, उसमें भी फेल हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं यार अब फेल नहीं हो सकते। तो जितना अपने अंदर इनपुट अपन दे सकते हैं मैंने उतना देने की कोशिश करी। तो और मैं यही कहूँगा कि इंटरव्यू के लिए आपको लगता है कि नहीं यार एक पढ़ लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे, जो भी है आपको उसकी भी क्लास लेनी चाहिए। अब आई बात प्रिपरेशन की, तो बेरेक्ट को आप जितना अच्छे से पढ़ सकें, खुद से जितने सवाल बना सकें, बाकी टेस्ट सीरीज़ अपन लेते हैं उसमें सर भी खूब मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, लेकिन आप जब तक खुद से सवाल नहीं बनाओगे, क्योंकि जितने अटपटी चीज़ें होती है जिनको अपन छोड़ देते हैं, वही एग्जामिनर सोचता है कि हाँ इसको एग्ज़ाम में पूछ लो कि कौन सा अमेंडमेंट कब लागू हुआ, तो कभी ज़िंदगी में काम नहीं आता, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर का अमेंडमेंट है, ठीक है, इस अमेंडमेंट से क्या जुड़ा क्या नहीं जुड़ा। तो बेरेक्ट को पढ़ के उसको अपनी भाषा में, हर एक प्रोविज़न को अपने अपने भाषा में तोड़ के जितना हो सके उतना रिवाइज़ करोगे अगर आप, तो मेरे हिसाब से प्री तो आराम से हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मेरा बचपन से थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा, मैं कविताएं भी लिखता था, तो मेरी वोकेबलरी ठीक थी। लेकिन मैंने भी 12th के बाद में सीधा जेएलओ की प्रिपरेशन में 1 महीने के लिए पढ़ी थी, उसमें भी हिंदी में नंबर कम रह गए इसलिए नहीं हो पाया। तो मेरा आरजीएस में था कि 30 में से 25 नंबर तो कम से कम लैंग्वेज में आने चाहिए। ये टारगेट सभी को रखना पड़ता है, क्योंकि लैंग्वेज में तो सभी लाएंगे, सब ने पढ़ी है, जो ऊपर नीचे लेके जाती है। मेंस में भी यही हुआ कि जिनके ऐसे में नंबर ऊपर नीचे हुए वो रह गए या वो बन गए। तो हिंदी इंग्लिश में आपको टारगेट रखना चाहिए कि वोकेबलरी जितनी आप स्ट्रॉन्ग करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करेंगे, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि वाक्य शुद्धि है तो उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ आ रही है। कई बार अपन को लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि चिड़िया और चिड़िया इनमें कुछ फ़र्क होता है, दोनों सेम ही थी अपने लिए तो, लेकिन एक वचन है और एक बहुवचन है, अगर ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है तो वो बहुवचन हो जाता है, तो मुझे तो बाद में पता चला। लेकिन जब अपन बार बार गलतियाँ करेंगे ना उनको देख देख के, क्योंकि हिंदी में भी बिंदी लगती है सबके एक बार के लिए, सब वो किताबें ले लेते हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि ठीक है, एक वो अनेक का अनेकों नहीं होता, ये मोस्ट कॉमन चीज़ है, लेकिन बार बार अपन गलती कर देते हैं। वाच्य आता है, वाच्य अपन को मेरे को आज तक भाववाच्य समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो तुक्का लग ही जाएगा। थोड़ा बहुत तुक्काफिकेशन भी चलता ही है मेरे को लगता है एग्जाम में, कि आप जब लास्ट के 5-7 मिनट होते हैं ना, और लगता है कि अब बस लगा ही देते हैं कुछ ना कुछ, तो जय माता दी एक तो और मेरे तो अधिकतर बार वो गलती हुई जय माता दी में, शायद माता जी नाराज़ थी मुझसे, लेकिन ठीक, कोई दूसरे भगवान को याद करना चाहिए था। लेकिन जितना आप एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। मेरे जो अभी दोस्त है आसपास के, अभी एपीओ का एग्ज़ाम आ रहा है तो वो मेरे से पूछ रहे हैं, मैं ये बोलता हूँ कि हिंदी इंग्लिश में तो जितना आप, सबको पता है किताबें कौन सी है, ठीक है, मार्केट में वही 3-4 किताब है, वही राघव प्रकाश पढ़ते हैं सब, वही दिशा के एमसीक्यू लगाते हैं, सर की टेस्ट सीरीज होगी आप वो लगाओगे, एग्जाम्पल्स वही रहेंगे, अपन गलती कर देते हैं। संधि के अंदर आता है जल धन उर्मी, अब उर्मी में छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है अपन को पता नहीं होता, तो उस वर्ड को अगर आप देख लोगे कि उर्मी का मतलब क्या है, उर्मी का मतलब है लहर, तो आपको याद रहेगा कि हाँ लहर है, लहर बड़ी बड़ी होती है तो बड़ा हुआ आएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो प्री के लिए आप 30 में से 25 नंबर मिनिमम स्कोर करें, मेरे 26 लिए मैंने, इस वजह से प्री हो गया। क्योंकि लॉ का पेपर जो है उसमें कभी हो सकता है कि कुछ ऐसा जजमेंट पूछ लिया जो अपन को नहीं आता है ना, उसको आप नहीं बोल सकते, बहुत सारे जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर दिन कुछ ना कुछ नया निकाल रहे हैं। लेकिन हिंदी इंग्लिश में अपन कहीं ना कहीं कंसेप्ट को समझ के मेरे हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेंस की अगर बात करें, ऐसे की बात करें अगर, तो ऐसे में आप 3-4 किताबें लो, उनको पढ़ो, अलग अलग टॉपिक चाहिए अपन को, पहले तो ये रहता है कि यार किस टॉपिक पे आ जाएगा। मैं तो उस 45 दिन में यह था कि यूसीसी तो आएगा ही आएगा अब,
तो हमने यूसीसी को ऐसे पढ़ा जैसे कोई आदमी सीआरपीसी को उतना नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने यूसीसी पढ़ा, और वो नहीं आया बेचारा, कुछ अलग ही आ गया। पर एक दिन मैंने चंद्रयान को बैठ के, ये चंद्रयान भी कर लेते हैं यार, ये अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है। इंग्लिश में मैंने प्रिपेयर किया था और वो शायद हिंदी में आया, तो मेरे को हिंदी में आ गया था शायद चंद्रयान, तो मैंने उसको, वो मेरे फ़ायदेमंद हुआ। तो ऐसे के लिए आप टॉपिक्स ले लें, उनको किताबों से एक बार 3-4 बार पढ़ के खुद के पॉइंट्स बना करके, गूगल बहुत आज काम देता है, जो आईएएस की जो भी साइट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी अपन को अच्छे डेटा या पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो आप लिख लो। और इंट्रोडक्शन आपका खुद का होना चाहिए। अपन क्या करते हैं, सबका मैंने ये देखा है, क्योंकि जहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज ली, जहाँ पे भी मैं देखा कि सब लोगों का एक फिक्स पैटर्न हो जाता है कि शुरुआत में अपन एक छोटी सी कोटेशन डालेंगे, तो आधी ज़िंदगी तो कोटेशन याद करने में निकल जाती है, क्योंकि राजस्थान के ऊपर हज़ारों कोटेशन है। ठीक है, मान लो आप 10 जने हो, 10 ने सेम कोटेशन याद किया है, तो एग्जामिनर बोलेगा कि हाँ देखो ये एक ही भेड़ के बच्चे हैं सब के सब। तो मैंने एक भी नहीं लिखा, कोई भी कोटेशन नहीं लिखा। एक में लिखा था जब वो था कि जजेस स्पीक थ्रू देयर पेन, तो मुझे याद आ गया कि पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड, इतना याद है, वो भी कोई बचपन में पढ़ा था जब। उसके अलावा कोई मैंने कोटेशन नहीं लिखा। अगर आपको याद है खुद से तो आप लिख लो, उसको अलग से याद करने मत बैठो, वो अपने आप में सिलेबस है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका खुद का होना चाहिए और एक फ्लो के अंदर। कोई बोलता है कि वो हेडिंग डालो, जैसे हिंदी में होता है ना कि प्रस्तावना, उपसंहार, फलान, कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने 5-5, 7-7 लाइन के जो भी पैराग्राफ हैं, ये मैं अपना बता रहा हूँ, अगर आपको कोई टीचर कुछ और बताते हैं तो उनका भी सुन लेना नहीं तो मेरे को पीटेंगे कि तू सारा काम खराब कर गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अपने जो मेरे मन में सवाल थे आज के 2 महीने पहले, मैं भी ये सोचता था कि कोई मुझे बता दे। ठीक है, मेरे आसपास वालों ने मुझे हेल्प करी। जजमेंट राइटिंग जो होती है वो तो मैंने 3 जुलाई था शायद तक, तो 3 जुलाई के पहले मैंने जजमेंट राइटिंग कभी देखी नहीं थी, मेरे पास किताब ही नहीं थी। लेकिन उस 45 दिन के अंदर मुझे यह था कि अब तो करना पड़ेगा। गांव में पढ़ रहा था, जयपुर में आ गया, जयपुर में सिर्फ मैं 33 दिन रहा, उसके 34वें दिन वापस घर भाग गया मैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मैं दोस्तों के साथ में घूमूंगा, तो मुझे नहीं करना था। मैंने यहाँ से 2-3 किताब उठाई, एक रॉबिनजीत सिंह की किताब आती है, सब लोग पढ़ते हैं, तो वो राजस्थान के लिए काम था, एक तो नहीं है, लेकिन उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, एंड कैसे करना है। टीचर्स भी अच्छे से सिखाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि अपन कुर्सियों पे बैठे बैठे है ना, कई बार तो इस डर से नहीं बोलते कि अब ये पूछ लेगा कि इसमें कौन सी धारा लगेगी। क्रिमिनल का अपन करते हैं, सिविल का करते हैं, अब कोई इशू पूछ लेगा कि इस इशू में क्या बनेगा, अपन को आता भी है वो, लेकिन अपन उस डर में नहीं बोलते कि अभी डांट पड़ जाएगी, 5 आदमी के सामने बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है ना, आप पूछ लिया करो कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आया। हमारे को जजमेंट मेरे को था कि ये पहले मैं इसमें भी, क्रिमिनल में भी इशू बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि क्रिमिनल में भी आता है ना कि अब एक आपका पॉइंट आता है कि आपने पहले एविडेंस ले लिया प्रोसिक्यूशन का, उसके बाद में आप देख रहे हो कि मेरे को प्राइम फेसी केस बना कि नहीं बना, उसके बाद में आप डिफेंस के एविडेंस ले रहे हो। तो मुझे तो वो समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, और अभी भी नहीं आता, मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन आपको उस किताब से एक आइडिया हो जाएगा, तो आप जजमेंट राइटिंग पे भी शुरुआत से फोकस रखें। और लॉ के सब्जेक्ट तो आपके सबके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि सर आपको पढ़ाते हैं। क्योंकि मैंने इंटरव्यू गाइडेंस में जितना पढ़ा उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया, तो क्लासेस में भी अच्छा पढ़ाते ही होंगे, है ना। और बाकी अगर कोई हेल्प चाहिए होगी कभी और सर मुझे बुलाएंगे तो मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। राघव ने अपने सारगर्भित उद्बोधन के अंदर बहुत सारी बातें आपको प्रूफ से लेकर और इंटरव्यू तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें जो इसने अपने वो जीवन में फॉलो की, अपने एग्ज़ाम में फॉलो की, वो शेयर किए। ये मैन टू मैन डिफ़र करता है, इसमें से कुछ बातें आपको अच्छी लग सकती है, मैं कुछ बता रहा हूँ, मेरी वाली बातें कुछ अच्छी लग सकती है, टीचर्स कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो एक्सपर्ट है अपने उस मामले में, उसकी अच्छी लग सकती है। तो अपने को तो सार लीजिए और थोथा दे उड़ाए। जो अच्छा लगा आपको, अच्छा समझ में आया, जो आप फॉलो कर सकते हैं उसको फॉलो करना है। व्यक्तिगत राय है, ज़रूरी नहीं है कि आपका वही पढ़ने का, किसी को लिखने से याद होता है, किसी को पढ़ने से याद होता है, किसी को रॉबिन सिंह से याद हो जाता है, किसी को और कोई बुक उपलब्ध है या रियल जजमेंट देखने से ही वो कार्य करता है या समझ में आता है। तो वो तरीका अपना अलग हो सकता है। इसने जो जैसा किया वो आपको बताया है, आप इसको फॉलो कर सकते हो यदि आपको बेनिफिट हो तो। आप लोगों से भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगला एग्ज़ाम हो और रिज़ल्ट आए, और उसके बाद जिस तरीके से आज राघव ने आके अपने जूनियर्स को मोटिवेट किया, ऐसे ही आगामी जो बैचेस बनेंगे 2026 में, 2027 में, उसमें आप भी आके अब वो मोटिवेट करें। ओके, ऑल द बेस्ट।